दोस्तों, आज की कहानी है बेटी ने पिता के साथ क्या किया था जो माँ ने अपने बेटी से अपने सुहाग की भीख मांग रही थी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूपाली के पांव जमीन पर कहाँ पड़ रहे थे। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो सारी खुशियाँ उसकी झोली में आ गिरी थी। स्कूल कॉलेज में रूपाली को बहुत मेधावी छात्रा नहीं समझा जाता था। इंजीनियरिंग में दाखिला भी उसे इसलिए मिल गया क्योंकि वहां छात्राओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। हाँ, दाखिला मिलने के बाद रूपाली ने पढ़ाई में अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। अंतिम वर्ष आते आते उसकी गिनती मेधावी छात्रों में होने लगी थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में कैंपस चयन के दौरान अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे चुन लिया तो उसके हर्ष की सीमा ना रही। कंपनी ने उसे प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के अटलांट स्थित अपने कार्यालय भेजा। वहां से प्रशिक्षण लेकर लौटने पर रूपाली को कंपनी ने उसी शहर में स्थित अपने कार्यालय में ही नियुक्ति कर दिया। आसपास की कंपनियों में उसके कई मित्र व सहेलियां काम करते थे। कुछ ही दिनों बाद रूपाली का घनिष्ठ मित्र राजेश भी उसी कंपनी में नियुक्ति पाकर आ गया तो उसे लगा कि जीवन में और कोई चाह रह ही नहीं गई है। 23 वर्ष की आयु में 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष का वेतन तथा अन्य सुविधाएं राजेश जैसा मित्र तथा मित्रों व संबंधियों द्वारा प्रशंसा की झड़ी। ऐसे में रूपाली के माता पिता भी कुछ कहने से पहले कई बार सोचते थे, हमारी रूपाली तो बेटे से बढ़कर है। पता नहीं लोग क्यों बेटी के जन्म पर आंसू बहाते हैं। पिता गर्भपूर्ण स्वर में रूपाली की गौरव गाथा सुनाते हुए कहते, कंपनी 8 लाख रुपए सालाना वेतन देती थी तो काम भी जम कर लेती थी। रूपाली 7 बजे घर से निकलती तो घर लौटने में रात के 10 बज जाते थे। सप्ताहांत अगले सप्ताह की तैयारी में बीत जाता। फिर भी रूपाली और राजेश सप्ताह में एक बार मिलने का समय निकाल ही लेते थे। माँ बीड़ा और पिता मनोहर लाल को रूपाली व राजेश के प्रेम संबंध की भनक लग चुकी थी। इसलिए उन्हें दिन रात यही चिंता सताती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुपात्र लड़का उनकी कमाऊ बेटी को ले उड़े और वह देखते ही रह जाएं। उधर अच्छी नौकरी मिलते ही विवाह के बाजार में रूपाली की मांग साधारण लड़कियों की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। अब उसके लिए विवाह प्रस्तावों की बाढ़ सी आने लगी थी। बीड़ा और मनोहर लाल का अधिकांश समय उन प्रस्तावों की जांच परख में ही बीतता। समस्या यह थी कि जो भी प्रस्ताव आते उनकी तुलना जब वे अपनी बेटी के साथ करते तो तमाम प्रस्ताव उन्हें फीके जान पड़ते। ऐसे में रूपाली ने जब राजेश के साथ विवाह करने की बात उठाई तो माँ बीड़ा के साथ पिता मनोहर लाल भी भड़क उठे। माना कि कॉलेज के समय से तुम राजेश को जानती हो, पर तुमने उसमें ऐसा क्या देखा जो उससे विवाह करने की बात सोचने लगी। मनोहर लाल ने गरज कर पूछा, पापा उसमें क्या नहीं है? वह सभ्य है, सुसंस्कृत परिवार का है, उसका अच्छा व्यक्तित्व है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह हर क्षण मेरी सहायता को तत्पर रहता है और हम एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में इस प्रकार के निर्णय लेने की? कान खोल कर सुन लो, यदि तुमने मनमानी की तो समझ लेना कि हम तुम्हारे लिए मर गए। मनोहर लाल के तीखे स्वर ने रूपाली को बुरी तरह डरा दिया। पापा, आप एक बार राजेश से मिल तो ले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इतना समझाने के बाद भी तुमने राजेश के नाम की रट लगा रखी है। वह ना हमारी भाषा बोलता है, ना हमारे क्षेत्र का है, हमारे रीति रिवाजों तक को नहीं जानता। एक साधारण से परिवार के राजेश में तुम्हें बड़ी खूबियां नजर आ रही है। कमाता क्या है वह? तुमसे आधा वेतन है उसका।
हम तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे छोटे भाई बहन का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। मनोहर लाल का प्रलाप समाप्त हुआ तो रूपाली फूट फूट कर रो पड़ी। पिता का ऐसा रौद्र रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। माँ देर तक उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसे चुप कराती रही। तू तो मेरी बहुत समझदार बेटी है, ऐसे थोड़े ही रोते हैं। तेरे पापा तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। कल ही कह रहे थे कि हमारी रूपाली ऐसी वैसी नहीं है। 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन पाती है। वह तो ऐसा वर ढूंढ रहे हैं जो कम से कम 20 लाख प्रतिवर्ष कमाता हो। माँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। जब आपने मुझे हर क्षेत्र में स्वतंत्रता दी है तो अपना जीवन साथी चुनने में क्यों नहीं देना चाहती। रूपाली बिलख उठी थी। क्योंकि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। विवाह के बारे में उठाया गया तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारा जीवन तबाह कर देगा। माँ ने पुनः उसे समझाया। मनोहर लाल ने भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आपका निर्णय सही ही होगा, इसका भरोसा आप दिला सकते हैं। रूपाली आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई। देखा तुमने, मनोहर लाल बोले, कितनी ढीठ हो गई है तुम्हारी बेटी। यह इसका ऊंचा वेतन बोल रहा है। अपने सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं। पर मैं एक बात पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपनी इच्छा से इसने विवाह किया तो मेरा मरा मुंह देखेगी। रूपाली, मैं तुमसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। तूने कुछ ऐसा वैसा किया तो तेरे छोटे भाई बहन अनाथ हो जाएंगे। माँ पीड़ा ने बड़े नाटकीय अंदाज में अपना आंचल फैला दिया। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई। अब दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की चाल की प्रतीक्षा थी। रूपाली अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। यो उसने राजेश को सब कुछ बता दिया था। अब राजेश को अपने परिवार की चिंता सताने लगी थी। हो सकता है वे भी इस विवाह को स्वीकार ना करें। यदि मेरे माता पिता ने भी इस विवाह का विरोध किया तो हम क्या करेंगे रूपाली? राजेश ने प्रश्न किया। विवाह नहीं करेंगे और क्या? तुम्हें नहीं लगता कि अभी हमें 4 से 5 वर्ष और प्रतीक्षा करनी चाहिए? शायद तब तक हमारे माता पिता भी हमारी पसंद को स्वीकार करने को तैयार हो जाएं। रूपाली ने स्पष्ट किया। तुम ठीक कहती हो। सच कहूँ तो मैंने अभी तक विवाह के बारे में सोचा ही नहीं है। राजेश ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो रूपाली एक क्षण के लिए चौंकी अवश्य थी। फिर एक फीकी सी मुस्कान फेंक कर उठ खड़ी हुई। उसके माता पिता का बर खोजी अभिमान पूरे जोर शोर से चल रहा था। उनकी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष वेतन पाने वाली बेटे के लिए योग्य वर जुटाना इतना सरल थोड़े ही था। अधिकतर तो उनके मापदंडों पर खड़े ही नहीं उतरते थे। जो उन्हें पसंद आते उनके समक्ष इतनी शर्तें रख दी जाती कि वह भाग खड़े होते। कोई 1 से 2 ठोक बजा कर देखने पर खरे उतरते तो उन्हें ईमेल पता आदि देकर रूपाली से संपर्क करने की अनुमति मिलती। अपने एक दूर के संबंधी के पुत्र मधुकर को मनोहर लाल ने भावी वरों की सूची में सबसे ऊपर रखा था। इस बीच राजेश को एक अन्य कंपनी में नौकरी मिल गई थी और वह शहर छोड़कर चला गया था। मनोहर लाल ने मधुकर के माता पिता से स्पष्ट कह दिया था कि उनकी लाडली बेटी रूपाली हैदराबाद छोड़कर मुंबई नहीं जाएगी। मधुकर को ही मुंबई छोड़कर हैदराबाद आना पड़ेगा। मधुकर और उसके माता पिता के लिए यह आश्चर्य का विषय था। उन्होंने तो यह सोच रखा था कि रूपाली विवाह के बाद मधुकर के साथ रहने आएगी। पर मनोहर लाल ने साफ शब्दों में बता दिया था कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर रूपाली कहीं नहीं जाएगी। मधुकर ने रूपाली को समझाने का प्रयत्न अवश्य किया था, पर उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह चाहकर भी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगी।
बात आई गई हो गई थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की ओर से पहल की आशा लगाए बैठे थे। दूसरे पक्ष की शर्तें मानने में उनका अहम आड़े आता था। फिर तो यह सिलसिला चल निकला। सुयोग बर ढूंढा जाता। शुरुआती बातचीत के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी आदि रूपाली को सौंप दिए जाते। विचारों का आदान प्रदान होता। घंटों फोन पर बातचीत होती, पर बात ना बनती। अब मनोहर बाबू जेब में रूपाली का फोटो और जन्म पत्रिका लिए घूमते। अब उनकी शर्तें कम होने लगी थी। स्तर भी घटने लगा था। अब उन्हें रूपाली से कम वेतन वाले वर्ग को स्वीकार करने में भी कोई एतराज नहीं थी। इसी प्रकार 4 साल बीत गए, पर कहीं बात नहीं बनती। देख मनोहर लाल ने रूपाली के छोटे भाई व बहन के विवाह संपन्न करा दिए। अब रूपाली के लिए वर खोजने की गति भी धीमी पड़ने लगी थी। ना जाने क्यों उन्हें लगने लगा था कि रूपाली का विवाह असंभव नहीं पर कठिन अवश्य है। उस दिन सारा परिवार छुट्टी मनाने के मूड में था। माँ बीड़ा ने रात्रि भोज का उत्तम प्रबंध किया था। मनोहर लाल नई फिल्म की एक सीडी ले आए थे। फिल्म शुरू ही हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। कौन? माँ बीड़ा ने झुझलाते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक आकर्षक युवक खड़ा था। कहिए, माँ ने युवक से प्रश्न किया। जी, मैं रूपाली का मित्र 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से लौटा हूँ। अपना नाम सुनते ही रूपाली दरवाजे की ओर लपकी थी। अरे राजेश, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने कई मेल भेजे पर सब व्यर्थ। अब तो मैं स्वयं आ गया हूँ मिलने। रूपाली, मेरी नियुक्ति इसी शहर में हो गई है, राजेश का उत्तर था। कुछ देर बैठने के बाद उसने राजेश की अनुमति मांगी तो मनोहर लाल और बीड़ा ने उसे रात्रि भोज के लिए रोक लिया। कहाँ रहे इतने दिन और आज इस तरह अचानक यहाँ आ टपके? एकांत मिलते ही रूपाली ने आंखें तरेरी। तुमने खुद ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, पर अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा हाथ मांगने स्वयं ही चला आया। राजेश बोला तो रूपाली की आंखें डबडबा आई। मेरे माता पिता नहीं मानेंगे। किसी प्रकार उसने वाक्य पूरा किया। मैंने सब सुन लिया है। हमसे पूछे बिना ही तुमने कैसे सोच लिया कि हम नहीं मानेंगे? दोनों का वार्तालाप सुनकर मनोहर लाल बोले थे। पता नहीं मेरा वेतन रूपाली के वेतन से अधिक है या कम। हमारी भाषा क्षेत्र सब अलग है, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को सिर आंखों पर बिठाकर रखूंगा। राजेश ने हाथ जोड़कर कहा तो मनोहर लाल ने उसे गले लगा लिया। मैं भी ना जाने किस मृग मरीचिका में भटक रहा था। बहुत देर से समझ में आया कि मन मिले हो तो अन्य किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। मनोहर लाल बोले। रूपाली कभी राजेश को तो कभी अपने माता पिता को देख रही थी। उसकी आंखों में सैकड़ों इंद्रधनुष झिलमिला उठे थे।